यूपीएससी का जो मुख्य फंक्शन है, अगर आप देखें तो बेसिकली रिक्रूटमेंट है। यूपीएससी भर्ती करता है और यह भर्ती कई सेवाओं के लिए करता है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आईएएस आती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस आती है, इंडियन पुलिस सर्विस, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तीनों का जो भर्ती वो यूपीएससी करता है। आईएएस और आईपीएस की भर्ती सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से होती है, और जो आईएफएस की भर्ती है उसके लिए यूपीएससी अलग से परीक्षा लेता है, मुख्य परीक्षा लेता है। इसके अलावा यूपीएससी सेंट्रल सर्विसेज की भी भर्ती करता है, जिसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और तमाम ऐसे पोस्ट हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जब इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, एक तरफ सीएजी है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और द यूपीएससी है। अब इन बड़े पोस्ट पर काम करने के दौरान कहीं प्रावधान है, जैसे ईसीआई में कोई प्रतिबंध नहीं है, और यूपीएससी में प्रतिबंध है, सीएजी में प्रतिबंध है, और सुप्रीम कोर्ट में भी पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है। तो एक जो संवैधानिक पहलू है, एक रेखांकित करती है कि क्या इसमें किस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता है, या जो सभी का अभी वर्तमान में संवैधानिक जो प्रावधान है वो सफिशिएंट है। हम आपको एक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि संविधान का जो प्रावधान है उसके अनुरूप अभी तक किन ऐसे पदों पर नियुक्ति की गई है रिटायरमेंट के पश्चात। और सबसे बड़ा सीएजी की अगर बात करें तो विनोद राय का आपने नाम लिखा हुआ। विनोद राय भूतपूर्व महालेखा परीक्षक और नियंत्रक 2008-2013 के दौरान रहे, और रिटायरमेंट के पश्चात उनको बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एक नया बॉडी भारत सरकार ने क्रिएट किया पब्लिक सेक्टर बैंक के गवर्नेंस के लिए। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स की नियुक्ति बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा की जानी थी, और उस पोस्ट पर विनोद राय की नियुक्ति की गई। तो यह जो नियुक्ति हुई, क्या यह एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट आएगा या नहीं, या फिर ये सोचने वाला विषय है, विचार करने वाला विषय है। और एक महत्वपूर्ण पोस्ट है जिसमें तमाम सुविधाएं हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को भारत सरकार या राज्य सरकार के अंडर में पोस्ट लेने से मना नहीं करता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है जो मोटिव फॉर फ्यूचर इंगेजमेंट हो सकता है। और आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, जो एग्जाम्पल हुए हैं। एमएस गिल 1996-2001 के दौरान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, और रिटायरमेंट के पश्चात इनको कांग्रेस की सरकार ने भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय में मंत्री का पद दिया, और ये मंत्री भी रहे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं एक और एग्जाम्पल आपको मिलेगा, शायद आप अवगत होंगे, टीएन सेशन का। और टीएन सेशन का जब नाम आता है तो उनका नाम निर्वाचन आयोग को सुधारने में अहम माना जाता है। उन्होंने निर्वाचन आयोग की दशा और दिशा दोनों बदल दी अपने सुधारात्मक कार्रवाई के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हुए 90 से 96 के दौरान, और रिटायरमेंट के पश्चात 96 में वो रिटायर हुए, और रिटायरमेंट के पश्चात कांग्रेस की सरकार ने 1999 लोकसभा के चुनाव में उनको लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ अहमदाबाद की सीट से चुनाव लड़वाया। यह दूसरी बात है कि शेषन साहब उस चुनाव में एलके आडवाणी के खिलाफ हार गए। तो एक अवसर है, अभी सरकार नहीं दे रही है, वर्तमान की जो सरकार है इलेक्शन कमीशन के किसी भी रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं कोई पोस्ट दे रही है, लेकिन संविधान साइलेंट है। ऑलवेज स्कोप है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन। तीसरी बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अभी जो वर्तमान चर्चा आया है वो जस्टिस रंजन गोगोई से आया है। जस्टिस रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर किए, और 2019 में उन्होंने रिटायर किए हैं, और रिटायरमेंट के पश्चात उनको राज्यसभा में एमपी के पद पर नॉमिनेट किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब वो सांसद बन गए हैं रंजन गोगोई, पहले वो मुख्य न्यायाधीश थे। तो एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मिलता है, हालांकि ऐसे एग्जाम्पल पहले भी मिले। और एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको मैं यूं, जस्टिस पी सदाशिवम भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे 2013-2014 के दौरान, और रिटायरमेंट के पश्चात इनको केरला का गवर्नर बना दिया गया 2014-2019 के दौरान वो केरल के गवर्नर रहे।
पी सदाशिवम का नाम आता है पब्लिक स्क्रूटनी में, इसलिए आता है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था जिसके तहत अमित शाह के खिलाफ जो सेकेंड एफआईआर थी उसको उन्होंने क्वेश किया था, तुलसीराम केस, अप्रैल 2013 में। इसके अलावा जस्टिस हिदायतुल्ला का भी नाम आता है, चीफ जस्टिस उन्होंने रहे, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वो लोग भारत सरकार या राज्य सरकार की इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसे अनेक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि उसमें केवल और केवल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ही आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकपाल, तो लोकपाल में एक क्लियर कट प्रावधान दिया है कि या सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस हो सकते हैं। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है आपके सामने, उसमें भी ये लोग होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, खुद कई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो स्कोप देते हैं कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या सर्विंग जजेस को यह पोस्ट दिया जा सके। बात करें अब यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो चेयरमैन है और जो यूपीएससी के जो मेंबर हैं वर्तमान में 1+10 है, यानी 1 चेयरमैन और 10 मेंबर्स। इन लोगों के बारे में कहा गया है, क्लियर कट दिया गया है कि दे कैन नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 319 विद इन ब्रैकेट डी। वेरी कैटेगोरिकली इट इज, बट एग्जांपल्स हैं। ए.आर. किदवई का एग्जांपल लेंगे। ए.आर. किदवई का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये यूपीएससी के चेयरमैन रहे 1973 से 1989 के बीच में और सेवानिवृत्ति के पश्चात ये बिहार के राज्यपाल बने। और बिहार के राज्यपाल एक बार नहीं 2 बार बने। उनको 1979 से 1985 तक पहला टर्म रहा बिहार के राज्यपाल का 5 साल तक। उसके पश्चात 1993 से 1998 के पश्चात दूसरा 5 इयर्स का टेन्योर मिला। इसके अलावा किदवई साहब राजस्थान और वेस्ट बंगाल और हरियाणा के भी राज्यपाल रहे। बाद में किदवई साहब को राज्यसभा का एमपी भी बनाया गया 99 से 2004 के पश्चात। तो यह अब ये केस गुरुकुल तिलक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह मामला गया था 1978 में और 1979 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर का पद है दैट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। गवर्नर इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और इसलिए किदवई साहब का अपॉइंटमेंट सही है, गलत नहीं है। अब सवाल आपके समक्ष है कि क्या एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और सफिशिएंट है कि उनको नहीं होना चाहिए? क्या गवर्नर अपने आप में कोई लुक्रेटिव पोजीशन नहीं है? क्या ऐसा पोस्ट नहीं है जिसके लिए जो आपका संविधान है वो अलाउ करे? क्या गवर्नर बनने की लालसा, क्या एमपी बनने की लालसा किसी सर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, चाहे वो सीएजी हो, चाहे ईसीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे यूपीएससी हो, इनके मेंबर्स में नहीं हो सकती है? एक पब्लिक स्क्रूटनी के रूप में आ गया है कि जब चार बड़े वॉचडॉग हैं जो संविधान की रखवाली करते हैं, पहरेदार करते हैं, तो जब ये लोग सेवा में हो तो ऐसा कानून बनने की आवश्यकता है कि नहीं है कि सेवा में रहने के दौरान इनको एग्जीक्यूटिव ऑफर ना दे सके और यह क्विड प्रो को का केस नहीं बन सके, क्योंकि ये लिवरिंग जो है दैट ऑलवेज influence the functioning of these 4 dignitaries or constitutional authorities। यह क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। क्या कानून बनाने की आवश्यकता है? क्या कानून ऐसा बनाया जाए कि उसमें गवर्नर और एमपी जैसे पोस्ट भी उसमें बैन कर दिया जाए कि पोस्ट रिटायरमेंट या पोस्ट भी उनको न मिल सके, सो दैट सेवा में रहने के दौरान while they are serving under the constitution और बिल्कुल इम्पार्शियल न्यूट्रल वे में, इंडिपेंडेंट वे में इफेक्टिव फंक्शनिंग कर सकें और जो संविधान का जो निर्देश है उसके अनुरूप कर सके एग्जीक्यूटिव से अप्रभावित होकर। और 65 साल में ये चारों लोग 65 साल तक काम कर सकते हैं और 65 साल के बाद उनको घर पर रहना चाहिए और किसी भी एग्जीक्यूटिव ल्यूरिंग या ऑफरिंग के से वो प्रभावित न हो। यह एक विचारणीय प्रश्न है। देश में इस समय यह विचार चल रहा है। जो रंजन गोगोई का मामला है वो लेटेस्ट मामला है, लेकिन रंजन गोगोई के मामले को हमने जोड़ दिया है चारों फंक्शनिंग से और आपके सामने सूचना दी है कि रिटायर होने के बाद कैसे कुछ सीएजी, ईसीआई के लोग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेज और यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को बड़े बड़े पोस्ट मिले हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मामला हो और चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल
पोजीशन का मामला हो, मिला तो है, वो प्लम पोस्ट तो है ही, बिग पोस्ट तो है ही, क्या वह प्लम पोस्ट, क्या वह बिग पोस्ट एग्जीक्यूटिव से प्रभावित होने का मामला नहीं बनता है? आप इस पर जरूर विचार कीजिएगा और अपने विचार के पश्चात अपने कमेंट्स को जरूर बताइएगा। आप YouTube पर जाकर कमेंट लिख सकते हैं। साथ ही आप हमें missiontocrackupsc.cse@gmail.com पर भी अपने कमेंट भेज सकते हैं। आपके कमेंट का हमेशा स्वागत रहेगा, आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित किए जाते हैं। और अब इस चैनल को आप अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। एक बर्निंग इशू था, एक बर्निंग टॉपिक था, जिसको आपने अंत तक पेशेंटली सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।